नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए किस तरह से यूएन में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर जोर दिया गया और इस पर भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान निराधार आरोपों और झूठ का सहारा न ले और भारत ने यूएन में पाकिस्तान को करारी फटकार लगा दी है। और जमकर आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान पर लगातार भारत जो है वो बरसा है। पाकिस्तान के राजदूत के द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने ये कह दिया कि यहाँ पर जिस तरह से बड़ी बात पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान अपने विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंचों का दुरुपयोग कर रहा है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जिस तरह से भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर जो कि एडोल्फ मैथ्यू हैं और पुन्नुस की तरफ से ये कह दिया गया, एडोल्फ मैथ्यू पेन्नुस की तरफ से बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि बहुलवादी और लोकतांत्रिक देशों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी अपडेट। और साथ ही बताते चले कि ऐसे समय में जब सदस्य देशों को अपनी संकीर्ण सोच से ऊपर उठना होगा, तो पाकिस्तान यूएन में सभी मंचों और प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यूएनजीए में एक सत्र पर बहस के दौरान भारत की ओर से भी अपनी बात को सामने रखा गया। और ये मंच भी कोई अपवाद नहीं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अनुचित उल्लेख किया, जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। यानी कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर का बड़ा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाने की कोशिश करता है, उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, भारत की तरफ से दो टूक जवाब दे दिया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान निराधार आरोपों और झूठ का सहारा ना ले, भारत की तरफ से ये कहा गया। और आत्मनिर्णय का अधिकार यूएन चार्टर में निहित एक मूलभूत सिद्धांत है, पुन्नुस की तरफ से कहा गया है। फिर अधिकार का दुरुपयोग बहुलवादी लोकतांत्रिक राज्यों में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को इसकी आदत हो गई है। अगर निराधार आरोपों और झूठ का सहारा पाकिस्तान ना ले, ऐसी तस्वीर पेश ना करे जो सच्चाई से पूरी तरह से अलग है, तो उसके लिए अच्छा होगा। ये बड़ी चेतावनी भारत ने पाकिस्तान को दे दी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी आप देखिए बयान जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिफ इख्तियार अहमद महासभा में अपने संबोधन के दौरान बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया था, इसके बाद भारत की ये सख्त प्रतिक्रिया आई है और पाकिस्तान आए दिन यूएन मंचों पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता रहेगा। और पिछले महीने भी पाकिस्तान ने यूएनएसी में यहाँ जम्मू कश्मीर पर बयान दिया था, तब भारतीय राजदूत हनीश पर्वतानानी ने भी ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा रहेंगे। और भारत की तरफ से लगातार आप देखिए अपनी बात को सामने रखा गया है। लेकिन फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगा दी है और सीधे तौर पर चेतावनी जारी कर दी कि इस तरह से बयानबाजी से पाकिस्तान को बचना चाहिए, क्योंकि भारत जिस तरह से दो टूक जवाब दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ ही 3 साल पहले अगर बात की जाए तो यूएन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। और फिर यहां पर आपने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अपनी बात रखी गई थी। यूएन में पाकिस्तान को पहले भी भारत की तरफ से खरी खोटी सुनाई गई, जो कि मई 2022 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ओपन डिबेट में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और परिसीमन आयोग के हालिया आदेश को उठाया था और भारत में यहां कश्मीरी लोगों के उत्पीड़न और उन पर अत्याचार का भी आरोप लगाया था। और उसके बाद आपने देखा था कि भारत ने किस तरह से दो टूक जवाब दिया। लेकिन फिलहाल इन तमाम आरोपों को गलत बताते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने भी दो टूक उस वक्त जवाब दिया, जिसमें लद्दाख भारत का और जम्मू कश्मीर में भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमेशा रहेगा और क्षेत्र में जो अब पाकिस्तान शामिल होने की कोशिश कर रहा है वो कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन फिलहाल यूएन में आज फिर से यहाँ जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया गया है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि क्या पाकिस्तान बार बार कश्मीर को मुद्दा बनाने की जिस तरह से कोशिश कर रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। अरविंद तेजावत हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं।
बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जेएस अरोड़ा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अरविंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं ब्रिगेडियर आप ही के पास आऊंगी। जेएस अरोड़ा जी, ये बताइए, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से गिदड़ भभकी तो देता है, लेकिन यूएन के अंदर बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठाने के बाद पाकिस्तान क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, वो जो इस टाइम जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक जो स्थिति है, उसमें अब कश्मीर का सीधे तौर पे अगर आप देखा जाए मुद्दा उठाना या इंसर्जेंसी को हवा देना, वो इतना कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है अपना अफगानिस्तान वाला, और जो ईरान के हालात हैं और जो बलूचिस्तान में हालात हैं, उनके चलते हुए वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो हमारे साथ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे कोई मेजर इन्फिल्ट्रेशन या इंसर्जेंसी करें। अगर आज की भी खबर आप पढ़ें तो जो जम्मू में या कहीं दो चार फिदाइन कोई मॉड्यूल उन्होंने डाला है जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने, उनको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कहीं भी पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर वो जम्मू कश्मीर में कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जियो स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशन है इस टाइम और जो हमारे हालात हैं JNK में, उस वजह से तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये मुद्दा उठाना है ना। नहीं तो उनका तो जो है एटलीस्ट पाकिस्तान आर्मी का जो एक बेसिक वो है वजूद है, वो तो कश्मीर के ऊपर ही है। अगर कश्मीर भी ना उठाएं तो फिर उनको तो बिल्कुल ही मतलब अपनी तरफ से उनकी जो होंद है, जो उनकी एग्जिस्टेंस है, वही क्वेश्चन मार्क हो जाती है। तो इसमें कोई ज्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जरूर जैसे अच्छा, आपने बोला कि अरविंद गिदड़ अरविंद तेजावत बख्तियां जी, देते वो हैं। कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर कह रहे हैं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी बात को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर इस तरह से मुद्दा उठाना साबित करने की क्या कोशिश हो रही है? पहले आप अमेरिका चले जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को पीस लीडर बनाने की दलील पेश कर देते हैं, फिर आप भारत के लिए भी बात कर देते हैं। आशा जी, ब्रिगेडियर साहब ने ठीक कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर यह भी सच है कि चिंता करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की अभी फॉरेन पॉलिसी है वो काफी फ्लोरिश कर रही है, और वो अपने जो खासकर विदेशी संबंधों में नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। और ये देखना होगा कि तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, इन तीनों ही देशों के बीच में एक खास तरीके की डिफेंस डील पे बातचीत चल रही है। तो पाकिस्तान को काफी कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका का पीछे की दरवाजे से उसको सपोर्ट मिल रहा है, और चीन भी इस समय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वह भारत को काउंटर करना चाहता है। तो यह तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ये सब नीति निर्धारित करते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। आपने जिन पी हरीश साहब का जो उल्लेख किया, मैं उनको काफी लंबे समय से जानता हूँ। ये तब से जानता हूँ जब वो हामिद अंसारी साहब के OSD हुआ करते थे, और ये लगभग कोई 20 साल या 15 साल पुरानी बात होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी यूएनओ में उन्हें ज्यादा एग्रेसिव तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि वो जो एक तरीके से जो कन्वेंशनल या जो ट्रेडिशनल तरीके से भारत जो डिप्लोमेसी का खेल खेलता रहा है, मुझे लगता है कि नई स्थितियों में वह ठीक नहीं है। भारत के लिए काफी बड़े चैलेंजेस हैं, और उसको फेस करने की काबिलियत भी होनी चाहिए। और पाकिस्तान इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे, खासकर ठीक जो है। मुस्लिम अरविंद शुक्ला जी, कंट्रीज हैं, वो कह रहे हैं कि उनका सीरियसली सपोर्ट लेना मिल रहा है। पड़ेगा और लेने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और चीन पिछले दरवाजे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी आप पूरे विश्व का जो इस समय चल रही है पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स, वो काफी डिफरेंट हो गई है। जैसे अमेरिका क्या है, हर जगह उसने ही स्पोकिंग हिज नोज एवरीवेयर। तो आप चाहे ईरान देख लीजिए, चाहे वेनेजुएला देख लीजिए, और भी अभी ग्रीनलैंड का भी मामला उसका पेंडिंग चल रहा है। इधर भारत ने क्या किया कि अपने अल्टरनेटिव्स उसने तलाशने शुरू कर दिए। तो अब ये पाकिस्तान वो कहीं ना कहीं जो एक चापलूसी करना चाहता है अमेरिका की, वो एक रास्ता दे रहा है, वो एक चारा फेंक रहा है अमेरिका की तरफ कि देखो यहाँ से हम इनको कमजोर कर सकते हैं। तो उसकी जो अपनी पॉलिटिक्स है,
लेकिन अभी क्या है कि वो जब अब जो भारत है अभी इस दशा में आ गया है कि उसने अमेरिका का भी विकल्प तलाश लिया। अभी डेनमार्क के साथ उसके संबंध बन गए, अभी फ्रांस के साथ हो गए, जर्मनी के साथ हो गए, तमाम व्यापार शुरू हो गए। उधर अमेरिका ने जो पाबंदियां लगानी चाहिए और जो उन्होंने टेरिफ की बात कही, इसके लिए उन्होंने पिछले कई वर्षों से अभी उन्होंने ब्रिक्स करेंसी की शुरुआत हो गई। तो अभी इंडिया एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनने की ओर बहुत लीडिंग पोजीशन में है। तो पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपनी कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चारा फेंक रहा है अमेरिका की तरफ भी कि अमेरिका को एक रास्ता मिले इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन आपको लगता है तेजावत जी, आपको लगता है कि इंडिया पर प्रेशर डालने की कोशिश हो सकती है? सोच तो आप सकते हैं, लेकिन करेंगे? क्योंकि उभरती हुई इस वक्त अर्थव्यवस्था है भारत, इतनी आसानी से तो कोई हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा। तेजावत जी, क्या लगता है? देखिए आशा जी, बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। इसका कारण है कुछ खास, क्योंकि अगर भारत की इकोनॉमी का अगर साइज 3 है तो अमेरिका की इकोनॉमी का साइज 50 है और चीन की इकोनॉमी का साइज 20 है। ये मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यह सब चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। तो भारत को बहुत ज्यादा सकारात्मक या अति आत्मविश्वासी होने की जरूरत नहीं है। और भारत को चीन बनने या अमेरिका बनने के लिए, जो कि उसमें काफी संभावनाएं है, यह बिल्कुल संभव है कि भारत चीन को अगले 10 से 20 सालों में पीछे छोड़ सकता है। पर यह तब संभव है वह जब घरेलू स्तर पर वह आंतरिक सुधार करे। खासकर जब तक चीन के मुकाबले में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि भारत अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर कुछ बड़ा कर सकता है। और उसके लिए उसको अपनी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में लाना होगा। मनमोहन सिंह जी साहब ने जो आर्थिक सुधार किए थे वो केवल ऊपरी थे, आंतरिक सुधार नहीं हो पाए। मुझे लगता है कि मोदी साहब को वह उसकी शुरुआत करनी चाहिए, पर अभी वह बहुत दूर की सोच है। ठीक आशा है। जी, अब ब्रिगेडियर जे.एस. अरोड़ा जी, अब आपको क्या लगता है? वो तो कह रहे हैं कि तेजावत जी की बिल्कुल सीरियस लेने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि सेना को लेकर अब किस तरह की स्ट्रैटेजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बनाने की जरूरत है? क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि उपेंद्र द्विवेदी अपनी बात रख रहे थे। नहीं, बिल्कुल मैं उनसे इस बात में सहमत हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, ये जो एक्सिस है और जो इनके एग्रीमेंट्स हुए हैं टर्की, सऊदी एंड नाउ पाकिस्तान के साथ, ये काफ़ी सीरियसली लेने की हमें ज़रूरत है। पर उसका इंडिया के खिलाफ कितना इस्तेमाल हो सकता है वो हमें देखना होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे। जहाँ चीन का मतलब है, चीन से हमारा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। $250 बिलियन का तो हमारा सिर्फ डिफेंस बजट में हर साल फर्क पड़ता है। अगर आप इसको 10 साल में लगा लो तो कितना हमारा $100 बिलियन के करीब डिफेंस बजट होता है, $100-150 बिलियन। तो हम मुकाबला करने नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमने लड़ाई करनी है, पर एक डेटरेंस होती है, एक हमारा अपना एक वजूद होता है, उसको समझना। क्योंकि हमारे आसपास आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है अभी। पर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप चीन आपका एक एडवर्सरी है और रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत आपके नॉर्थ में बैठी हुई है, वो आपको उठना नहीं देखना चाहता। उधर अमेरिका है, वो चाहता है कि आप उठें, पर इतना ना उठे कि उनको आप ना कर सकें। तो ये बड़ी गेम है। अब अमेरिका के जितने अलाइज हैं, सबसे क्लोज अलाई उनका कनाडा है, मैक्सिको है, जिनके साथ इतने उनको वो डरा रहा है। डेनमार्क है, जो नाटो की बेसिक फाउंडेशंस हैं, अगर ग्रीनलैंड में जाते हैं और नाटो के अपने ही लोगों से उनकी लड़ाई हो जाती है वहां, तो नाटो तो बिखर गया। इन अ वे वो मदद कर रहा है चाइना और रशिया की। तो ये बड़ा अजीब सा मल्टीपोलर कहने की बजाय, वर्ल्ड ऑर्डर की बजाय वर्ल्ड डिसऑर्डर चल रहा है इस टाइम पे। और ये मेरे को लगता है जब तक ट्रम्प साहब रहेंगे 1-2 साल तो कम से कम चलेगा। अच्छा अरविंद शुक्ला जी, डोनाल्ड ट्रंप तो चले थे ग्लोबल पीस लीडर बनने, लेकिन सब तरफ तो शोर ही शोर नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार को अब किस तरह की विदेश नीति का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि हमारी विदेश नीति तो है ही कि राष्ट्र हितों की रक्षा करना है, फिर विश्व शांति है, सुरक्षा को बढ़ावा देना है, गुटनिरपेक्षता है, पंचशील है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, उपनिवेशवाद विरोध जैसे सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता है कि इन तमाम गुणों को साथ लेते हुए अब एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है? क्योंकि साथ में भी कोई नहीं है और कहा भी नहीं जा रहा है कि साथ में नहीं है, साथ में है और साथ में खड़े रहना, देखिए दोनों में कितना अंतर है, ये सवाल है। देखिए
देखिए एक इनसाइट अगर हम एक नजर डालें तो तेजावत जी से एक बात पे मैं थोड़ा सा मैं डिफरेंस रखता हूँ। जैसे उन्होंने बोला सकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लग रहा है बहुत सकारात्मक चीजें चल रही है। रीजन हम आपको बताते हैं। देखिए अमेरिका जितना मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट कर सकता है, सबसे बड़ा प्रेशर ये क्रिएट होता है अमेरिका के साथ में बहुत बड़ा व्यापार होता है, तो उसमें 500% की टैरिफ कर की बात कही। इससे बड़ा प्रेशर हो नहीं सकता कोई, क्योंकि अमेरिका ही है जिसने ईरान के जो आर्थिक चीजों की कमर तोड़ी पाबंदियों के साथ, अमेरिका नहीं तोड़ी है। वेनेजुएला की जो आज हालत है वो अमेरिका की वजह से ही। तो इतनी बड़ी घोषणा करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन भारत ने शांत रहकर और उसमें किया गया तमाम अन्य देशों से ताल्लुकात बने। इधर चाइना के साथ उसकी नजदीकियां बन गई। एक और बात बता रहे हैं, अभी जो संघर्ष की बात हो रही थी चीन की, चीन हमसे बहुत पावरफुल है, लेकिन चीन से हमारी नजदीकियां बन रही हैं। रीजन क्या है कि देखिए यूक्रेन और रशिया के वार ने ये पूरी दुनिया को इतना तो सिखा दिया कि किसी देश को जीत पाना आसान नहीं है, चाहे वो स्मॉलर कंट्री यूक्रेन हो और लार्जर कंट्री रशिया हो। देखिए वर्षों से लगा हुआ है, पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन वो अपना डटा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व में जाता है कि देखिए इतना आसान भी नहीं है कि किसी कंट्री को ओवर पावर कर लेना, और वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है उनकी शर्तों पर। तो ऐसा नहीं है कि कभी कोई पोजीशन आती है तो चाइना भी नहीं टकराना चाहता है। अभी कुछ साल पहले अगर आपको पता होगा कि जो है जब चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे जब टेंशन बढ़ी थी, तो उस समय चाइना के घरों में रोना पीटना मच गया था, क्योंकि वहां वन चाइल्ड कॉन्सेप्ट आज से नहीं है, वर्षों से एक ही चाइल्ड है। अपने यहाँ तो कुछ कुछ फैमिली में वन चाइल्ड है, बाकी 2-2 4-4 6-6 बच्चे भी हैं। तो इस तरह से तो वहां पे टेंशन उस चीज की बढ़ गई कि वो अपने लोगों को नहीं खोना चाहते थे। अभी चाइना का हर महीने जो व्यापार होता है वो 9 लाख करोड़ का व्यापार होता है, इंडिया से अर्न करता है वो, और इंडिया उससे लगभग 1.5 लाख करोड़ अर्न करता है। मतलब अभी हम कम है। अभी पूरी दुनिया ने ये देखा है कि चाइना का भी एक सब्स्टिट्यूट है जो उन्हें सामान प्रोवाइड कर सकता है। फ्रांस ने देखा, जर्मनी ने देखा, और सामान जाने शुरू हो गया इंडिया। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। अब रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो 370 से लेके 400 बिलियन तक है, और हमारी 4 ट्रिलियन है, मीन्स वो 1 ट्रिलियन भी नहीं है। तो वो क्या होता है, एक चारा जरूर फेंक रहा है, लेकिन अब अमेरिका से बात ऊपर जा चुकी। अमेरिका की अभी देखिए साउथ एशियन और तमाम जगहों पे ब्रिगेड साहब हैं, तो उसके जहाज आए, उसको पीछे क्यों हटना पड़ा? क्योंकि इंडिया भी तैनात हो गया, चाइना तैनात हो गया, रशिया तैनात हो गया, प्लस वो ब्रिक्स की सारी कंट्रीज आ गई, ब्रिक्स प्लस आ गया, तो उनकी स्थिति अपने आप में कमजोर हो गई। तो इंडिया बहुत ही सकारात्मक तरीके, अभी देखिए गोल्ड का परचेज हुआ, आप सभी ने देखा कि 100 से लेके 100 टन उनका रखा था, फिर 800 करीब 900 टन तक गोल्ड ले आए। तो आप क्या समझ रहे हैं, अभी जो ब्रिक्स की जो कॉइन बनने वाला है, जो उसमें इंडिया बहुत पावरफुल रोल प्ले करने वाला है ब्रिक्स से, उसमें तो एक बेहद ही सकारात्मक चीज है। इंडिया ने अपना होराइजन को वाइडन किया है। चलें, तो ये बहुत तेजावत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया तो बहुत अच्छे से अब ग्रोथ करने वाला है, लेकिन इंडिया फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर ग्लोबल इश्यूज और प्रोटेक्टिव इंडियंस डिस्पोजल। आशा जी, एक बात कहना चाहूंगा कि अरविंद शुक्ला जी आदर्शवादी देशभक्त हैं और मैं यथार्थवादी देशभक्त। जिस चीन के साथ करीबी की वो बात कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अभी कुछ महीनों पहले मैं सरकार की एक लाइन के खिलाफ में बात करना चाहूंगा कि जो भारत की जो जमीन उन्होंने गलवान इश्यूज के बाद में जो उन्होंने एक्वायर की है, उस पे वो सड़क बना रहा है। क्या ये नजदीकी का संकेत है? अगर उनको, शुक्ला जी को लगता है कि ये नजदीकी का संकेत है, तो वो आंखें मूंद रहे हैं, खतरे से आंखें मूंद रहे हैं वो। और चीन को लगता है कि भारत के बगैर भी वह दुनिया की ताकतों से मुकाबला कर सकता है। अमेरिका के साथ बार्गेनिंग में भारत हमेशा दबा है, चीन नहीं दबा है। रेयर अर्थ मिनरल तमाम चीजें हैं। तो अगर देश की जनता को अगर सच बताना है तो ये बताना होगा कि भारत में घरेलू स्तर पर काफी सजग रहने की जरूरत है। पाकिस्तान जिस F-17 को बेच रहा है, सॉरी GS-17 को बेच रहा है, वहां भारत के जो 5th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन्स का जो प्रोजेक्ट है अभी भी डिलेड हो रहा है, और उसकी मदद करने के लिए नहीं है। तेजस के भी जो इंजन है वो अमेरिका से आ रहे हैं। तमाम चीजें हैं शुक्ला जी जिसकी तरफ से हम आंख नहीं मूंद सकते हैं, और हमें जो विश्व राजनीति की जो हकीकत है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। आज एक पूरा गठबंधन बन रहा है तुर्की के हस्तक्षेप को लेकर।
मैं तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलता रहा हूं, बांग्लादेश के साथ वह संधि कर रहा है, पाकिस्तान के साथ नेटो जैसा एक संगठन बना रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यह खतरे का संकेत है? और हमारे यहाँ के जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं वो अभी सोए हुए हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो आगे आने वाले दिनों में खतरा पहचान के वो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारत में वह ठीक ताकत है। है अच्छा, कि वह ब्रिगेडियर अपना जीएस अरोड़ा डेटरेंस जी, आपको को क्या लगता है कि एस्टेब्लिश अभी करे। तो बजट भी आने वाला है, 28 जनवरी से राष्ट्रपति अपना संबोधन दे देंगी, 1 फरवरी से बजट भी आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि डिफेंस बजट में कितना बढ़ोतरी इस बार होनी चाहिए? कितना % का इजाफा आप लोग चाहते हैं? देखो, हमेशा से हम कह रहे हैं कि कम से कम 2.5 और 2.1% ऑफ द जीडीपी इतना डिफेंस बजट होना चाहिए। पर पता नहीं क्या बात है, कुछ प्राथमिकताएं ऐसी हैं कि हम 1.8 1.9 पे रह जाते हैं। जितनी हमारी अर्थव्यवस्था है उस हिसाब से पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, पूरा यूरोप अभी 4% 5% पे आ गया है। आप उतना पैसा लगाए बगैर इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना मर्जी इंडिजिनियस अपने घर में आत्मनिर्भर प्रोड्यूस कर लो, पर जैसे इन्होंने बताया इंजन है, 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, टैंक्स हैं, ये सब बाहर से हमें लेने ही पड़ते हैं, बिकॉज सब कुछ हम नहीं बना सकते और सब कुछ इतनी तेजी से बन भी नहीं सकता। आप जितना भी जोर लगा लो, आपका इतना इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, तो उसके लिए ये बढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत तो बहुत फिर आपको जरूरी क्या है इस लगता टाइम है पे। जीएस अरोड़ा जी हाँ। कि जिस तरह 93 करोड़ से 6.81 लाख करोड़ तक डिफेंस बजट पहुंचा है, इसमें भी और बढ़ोतरी होनी चाहिए? हम्म करनी पड़ेगी, बिकॉज देखो, आपने सुना होगा चीफ साहब की आर्मी डे परेड पे आईबीजीज बना रहे हैं, ब्रिगेड ग्रुप्स। उनके लिए चाहे लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो संदूर में इस्तेमाल हुआ है, जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन है वो बहुत महंगा आता है। जो आर्म ड्रोन्स हैं, आपको पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से करनी पड़ रही है, और ये हमारी मजबूरी है। अब पाकिस्तान देखिए, इतना गरीब देश है, वो हमारे बराबर की अपनी डिफेंस मतलब प्रोपोर्शनेट लगा लेता है उसके ऊपर, बिकॉज पर बाकी देश सारा गरीब है। 24 करोड़ की उनकी पर पॉपुलेशन है, अब कोई तो कम तो हमारा नहीं है। देश 100 से पर ज्यादा हाँ, देशों को हथियार बेच रहा है। 1962, 65, 71 बेच वाला रहा समय है, तो पर अब नहीं वो रहा। बिल्कुल ठीक है, अब तो ऑपरेशन बेचना सिंदूर चाहिए। में वो अभी मॉडर्नाइजेशन एक देखी फर्स्ट गई, मॉडर्न टेक्निक देखी गई। पैसा लगता है मैडम। देखिए, आपने सुना होगा वेनेजुएला में जैसे उनके रेडार्स उन्होंने जैम कर दिए। साइबर वॉरफेयर होता है, आधुनिक एम्यूनिशन चाहिए, सैटेलाइट्स चाहिए। तो अब वो हमारा टाइम निकल गया है कि हम चलें कि कोई नहीं, हम डेटरेंस से गुजारा कर लेंगे, हमें शक्ति दिखानी पड़ेगी। और ये जो आपने देखा है प्रलय और ये जो सब आ रहे हैं, इन पे पैसा लगता है। अगर हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी स्टैंडिंग आर्मी, अभी तो अग्निवीर भी आ गए कि पेंशनरी जो है, चलो हमारे ऊपर वो बोझ कम हो जाएगा, पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जहाज ही आप देखो 5,000 करोड़ का आ जाता है। अगर आप 134 राफेल लेने जा रहे हो उन्हें, तो कितना खर्चा 10 साल में अगले में होगा, चाहे यहाँ प्रोडक्शन हो। ठीक तो है इट्स नॉट ए, मतलब तेजावत जी, बहुत वो कह ये रहे हैं कि मुश्किल बढ़ोतरी काम। करनी तो जरूरी रहेगी, 2 से 2.5% और आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2026 का जो बजट आने वाला है, जिस पर अब शुरू हो गई है बातचीत, 6.81 लाख करोड़ की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर भी ज्यादा होना चाहिए। क्या कहें आशा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा होना तो चाहिए, पर भारत की जीडीपी का साइज बहुत बढ़ना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज को पैसा वैसे ही कम हो गया है, और ये यूनिवर्सिटीज वैसे ही हैं जो कि स्किल लेबरर्स पैदा करते हैं। इंडिया की जो फ्यूचर इकोनॉमी है उसी पे डिपेंडेंट है। हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं वो ऑलरेडी जो बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। चीन जहां जो 1500 के साथ वहाँ के मिशंस काम कर रहे हैं, भारत उससे 3 गुना कम 500 के साथ स्टाफर्स के साथ वह काम कर रहा है। और यही कारण है कि हमारे मिशन ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंदूर के बाद में हमने बहुत सारे डेलीगेशंस वहां भेजे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। पर कहीं ना कहीं तेजावत जी, मतलब जो जो अभी एक विभाजन होना चाहिए धमकी जो दी गई वह थी ठीक कि नहीं। 500% टैरिफ को बढ़ा देगा अमेरिका, तो उस बीच में भी तो कहा गया कि 2026 का जो अनुमान लगाया गया था कि 7.4% जीडीपी होगी, और अगर 500% का टैरिफ लग भी जाता है तो 6.5 तक वो पहुंचेगा, तो इतना बड़ा नुकसान तो भारत का नहीं होने वाला है। तेजावत जी, देखिए, अगर भारत का अमेरिका के साथ अगर व्यापार खत्म होता है तो भारत का 20% के हिसाब से उसके साथ व्यापार है, तो हमारी जीडीपी में
1.5 से लेकर 2% तक की गिरावट आने की संभावना है, हम्म। पर यह भारत की कमर तोड़ने के लिए काफी नहीं है। फिर यूरोप के साथ वह मुक्त व्यापार संधियां कर रहा है। अभी जर्मनी, यूके के साथ पहले से ही हो रखी है, और जो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है वो भारत में बहुत जल्दी आने वाली है। पूरा यूरोप भारत के साथ मुक्त व्यापार में बंध जाएगा, तो अमेरिका से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, डरने की भी जरूरत है, क्योंकि 2% की गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती है, पर इसका हमें तरीका ढूंढना होगा। ठीक है। और अभी जो अच्छा, वेनेजुएला का जो अरविंद शुक्ला जिक्र जी, किया कि वहां पे जी अरविंद शुक्ला जी, जिस तरह से जी जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है, देखिए फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात हो रही है, फिर ग्लोबल रैंकिंग की, फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि बढ़ावा देना जरूरी है भारत को। देखिए निश्चित रूप से हर चीज में, और लेकिन इंडिया के साथ में चैलेंजेस क्या है कि देखिए जितनी आबादी हमारे पास है उतनी चाइना के पास है, लेकिन चाइना कभी गुलाम नहीं रहा। चाइना के अंदर ये नहीं रहा कि 1947 के बाद में कुछ रिवाइवल हो। अमेरिका की बात करें 1776 में आजाद हो गया कॉलोनी से, लेकिन इंडिया जो है 1947 में आजाद हुआ, और उसके बावजूद भी उसकी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो हमारी जो चीजें, अगर हम किसी देश के बाद अगर छोटे छोटे देशों को उठा दें, और हमारे लोग दुबई जाते हैं, तमाम स्थान जाते हैं, उनको लगता है कितनी रिच कंट्री, इतने रिच शहर है, लेकिन अगर इतनी जनसंख्या किसी देश को दे दे तो वो बिल्कुल 6 महीने में वो खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी सारी ठीक है। आबादी को रखना, उसको मेंटेन मतलब कि करना, देश को उसके अभी भी लिए आगे बढ़ने के infrastructure लिए develop काम करना, करना होगा, कई चुनौतियां हैं, उसका सामना करना होगा, लेकिन फिलहाल दो जी टूक जवाब बिल्कुल। जो पाकिस्तान और को दिया गया है उस पर पाकिस्तान को सोच जीडीपी विचार करने और की ये जरूरत है। चीजें, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर जय साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तेजावत जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। और उससे भी बड़ी बात यहां आपने देखा कि विदेश मामलों के जानकार कह रहे हैं कि भारत को सकारात्मक तौर पर काम तो करना चाहिए, लेकिन एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी जरूर बनानी चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स को साथ साथ चलाते हुए कैसे अपने देश को आगे बढ़ाया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।